अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस में आप तमाम का इस्तकबाल। सरकार ने आखिरकार एक साल के बाद किसानों से मुताल्लिक 3 फार्म्स बिल को वापस लेने की बात कह दी। मोदी जी सुबह सुबह टीवी पर आए और उन्होंने इन खवानीन को वापस लेने की बात कही, जिसको लाने के बाद से दिल्ली की सरहदों पर लाखों किसान प्रोटेस्ट करते मौजूद थे। किसानों ने इन बिलों को वापस लेने एक साल से ज्यादा अरसे तक अपने घरों से दूर सड़कों पर एहतजाज किया। इसमें 700 से ज्यादा किसानों की जानें गई। उनकी जिंदगियों का एक साल से ज्यादा का अरसा घर और घर वालों से दूर सड़कों पर गुजरा। उन्होंने दिल्ली में आने वाले तीनों सख्त मौसम सहे और अब जाकर इनको ये खबर मिली कि वो खवानीन वापस लिए जाते हैं। हालांकि किसानों की डिमांड्स में से ये एक डिमांड थी। अभी इनका एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन धरने आंदोलन की शुरुआत इन्हीं खवानीन के आने से हुई थी। वैसे लगता है कि सरकार ये सोचती थी कि ये धरना आखिर कितने दिनों तक चल पाएगा। थक हार कर महीने 2 महीने में ये घर वापस तो चले जाएंगे। लेकिन एक तो शाहीन बाग ने 3 महीनों से ज्यादा धरना देकर एक मिसाल कायम की। वो धरना भी कोरोना बीमारी की रोक के लिए हटाया गया था, वरना वो भी और चलता। किसान तो तैयारी ही 6 महीनों की करके आए थे और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इसको 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए चलाया। किसानों का ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ चुका था कि सरकार परेशान हो चुकी थी। किसानों ने सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर बैठने तक अपने आप को नहीं रोका था, बल्कि उन्होंने पूरे मुल्क में घूमकर पंचायतें, रेल रोको, ट्रक रैली जैसी बहुत सारी कोशिशें की। अभी एहतजाज का सिलसिला जारी था और करीब ही उत्तर प्रदेश और पंजाब में इलेक्शन आने वाले थे कि मोदी जी हमेशा की तरह अचानक टीवी पर आए और तीनों किसान बिल या फार्म बिल वापस लेने की बात कही। इस पर मशहूर किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो वो जबानी वादों पर भरोसा नहीं करते। दूसरा, उनका सिर्फ ये एक मुतालिबा ही थोड़ी था, बल्कि वो एमएसपी भी चाहते हैं और शहीद किसानों के बारे में और जेलों में कैद किसानों के बारे में भी कुछ न कुछ फैसला लेकर जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब मोदी जी ने फैसला वापस लेते वक्त जो जुमले कहे वो अपने आप में निगेटिव महसूस होते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी तपस्या करने के बावजूद हम जब चंद किसानों को इन बिल्स का फायदा नहीं समझा पाए तो अब हम इसको वापस ले रहे हैं। और उन्होंने कहा किसानों से नहीं बल्कि जनता से उन्होंने माफी मांगी। मानो कह रहे हों कि मैं जनता के और किसानों के फायदे के लिए जो कानून लाया था वो चंद की वजह से वापस ले रहा हूं। सवाल ये है कि आपके हिसाब से ये कानून किसानों के लिए बेहतर थे और सिर्फ चंद नहीं मान रहे थे, तो चंद की वजह से मेजॉरिटी का नुकसान क्यों किया गया। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन इतने भी बड़े नहीं हैं कि मोदी जी के अहंकार किसानों के आगे झुक जाए। खैर, ये किसानों की बड़ी जीत मानी जा रही है, ये डेमोक्रेसी की बड़ी जीत मानी जा रही है कि आखिरकार उन्होंने मोदी सरकार को झुका ही दिया। अब साल भर से जो मीडिया किसानों को इस बिल के फायदे समझाने में लगी हुई थी, किसानों को मुख्तलिफ किस्म की गालियां दी, किसानों के प्रोटेस्ट को ही डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। जैसे कि सरकार और सरकारी मीडिया ने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी गैर मुल्की ताकतों का कंडा बताया, फिर उससे जब भ्रमित करने की कोशिश की, अपोजिशन के जरिए मोटिवेटेड बताया। अब अचानक ये सुनकर वो भी इंटरनली शॉक का शिकार हो गए। सोच रहे होंगे कि मोदी जी को कम से कम ये करने से पहले बता तो देना चाहिए था, ताकि वो कुछ ना कुछ तैयारी तो कर लेते। एक साहब जो है तो मीडिया एंकर, लेकिन वो आगे बढ़कर मोदी सरकार के फैसलों को सही और अपोजिशन को गलत साबित करने में टीचर टाइप वीडियो बनाने लगते हैं। वो तो बिल्कुल सटपटा गए। इनका ये वीडियो देखिए। कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए, 1 साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता कि आप। वैसे मीडिया को इस तरह वन साइडेड होने से रोकना चाहिए, वरना इस तरह की बेइज्जती अब इनके करियर का हिस्सा बनती जा रही है।
दूसरी जानिब मीडिया का मकाम मौजूदा सरकार के नज़दीक महसूस हो रहा है। हमने इससे पहले अपने वीडियोज़ में बताया था कि सरकार और सरकारी मीडिया सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहने वाली, बल्कि हर उस पर वार करेगी जो सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। और चूंकि सारी पॉलिसीज़ उनके फेवर में बनाई जा रही है, जिन्होंने गद्दी पर बिठाया, तो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि एक आम आदमी और एक आम भारतीय का नुकसान होना तय है, जो सामने नज़र आ रहा है। बहरहाल भक्त है जो उसको नहीं देखना चाहते, लेकिन नुकसान सामने नज़र आ रहा है। देखना यह है कि मोदी सरकार में आज का ये किसान प्रोटेस्ट जिस दौर में दाखिल हो चुका है, तो क्या इसका मामला उसी तरह होगा जो अन्ना आंदोलन में मनमोहन सिंह का हुआ था, या फिर थैचर मूवमेंट का होगा, मार्गरेट थैचर के उन्मान से हम जिस कैंपेन को जानते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का जवाब तय करने वाला था कि आने वाले सालों में बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है हमारे इस मुल्क की, या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स किस तरफ इस रुख अख्तियार करने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये थैचर मूवमेंट या अन्ना आंदोलन का मामला क्या है, हम इसको क्यों कंपैरिजन के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। मार्गरेट थैचर के नाम से एक मूवमेंट है, एक रिफॉर्म मूवमेंट है जो बेसिकली आती है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ा रिस्क की पुश लेकर आता है, कोई बहुत बड़ा चेंज एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर के अगेंस्ट खड़े करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तूफान खड़ा हो जाता है। ये मार्गरेट थैचर जो थी, उसने जब एक रिफॉर्म लेकर आया था, तो उसको इन सब चीज़ों के खिलाफ एक रेडिकल शिफ्ट, एक इकोनॉमिक शिफ्ट उसने लेकर आया था, तो उसको फेस करना पड़ा। लेकिन उसने उससे इंगेज किया, उस कॉन्फ्लिक्ट को जीता, उस पर उस प्रेशर का हिस्सा नहीं बनी, अपोजिट जो यूनियंस खड़ी हुई थी उनको दबाया। नतीजे में मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के तौर पे जाना जाता है। अब दूसरा अन्ना मूवमेंट है जिसको हम ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं, जिसको हमने देखा है, ये भी दिल्ली में रिसेंट में हुआ था। ये बिल्कुल मुखालिफ थैचर के जो है बिल्कुल अपोजिट गया था। हमने देखा कि भारत की सरकार ने यूनियंस को क्रश वो नहीं कर पाई, बल्कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे की सामने हार मानी, उसको स्पेशल सेशन में सिलेक्ट कमेटी की तरफ भेजा। मानो एक तरह से उस सरकार पर जो आरोप लग रहे थे उसको उन्होंने मान लिया, उसको उन्होंने कबूल कर लिया, और उन्हें लगा था कि हमने यूनियन की बात मान ली, इसलिए हालात नॉर्मल होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में मनमोहन सरकार का क्या हाल हुआ हम जानते हैं। इसके पीछे अन्ना ने जो जीत हासिल की थी, लेकिन इसलिए कई लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि उनका मकसद असल लोकपाल हासिल करना नहीं था। जो मैनेजर्स थे उस कैंपेन में, जो मकसद उसके पीछे था, वो बेसिकली यूपीए 2 को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना था। कई लोग तो अन्ना पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी ये जानते थे, उनका मिशन भी यही था, और वो इसमें कामयाब भी हुए। डिस्ट्रॉय वैसे तो मोदी सरकार ने अपने दौरे हुकूमत में से पिछले 6 सालों में बहुत से बड़े बड़े फैसले लिए और उनके अगेंस्ट खड़े होने वाली ताकतों को डिस्ट्रॉय किया, जमकर मुकाबला किया। आप नोटबंदी का मामला ले लीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एनटीसीए वाला मामले को हम इससे नहीं जोड़ सकते, इसलिए कि वो कोविड के हालात की वजह से कैंपेन को खुद उन लोगों ने रोका था, वो रास्तों से हटे। हालांकि मोदी सरकार ने इस एहतजाज का भी मुल्क में नफरत फैलाने के लिए अच्छा इस्तेमाल किया था। हमने देखा कि सरकार ने जिस तरह शाहीन बाग मूवमेंट को अलग अलग तरीकों से बदनाम किया, वही तरह की कोशिशें किसान आंदोलन के साथ भी हुई। जैसे किसानों को खालिस्तानियों से जोड़ने की कोशिश की गई, उसने किसानों को और ज़्यादा गुस्सा दिलाया, वो और हिम्मत के साथ और गुस्से के साथ आगे बढ़े। ये उसी तरह की गलती थी जो कांग्रेस सरकार ने अन्ना हजारे के साथ की थी। कांग्रेस ने अन्ना हजारे को ही सर से पैर तक करप्शन में डुबा हुआ जो है वो बताया था। मार्केटिंग के उस उसूल को याद रखिए जो कि एक वाज़ेह झूठ से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नाकाम नहीं होता है। नथिंग फेल्स मोर स्पेक्टिकुलरली देन एन ऑब्वियस लाई। ये जो खालिस्तानी नारा दिया गया था वो उसके साथ भी तकरीबन ऐसा ही महसूस होता है। एहतजाज में मुसलमान और चंद लेफ्टिस्ट सीए के एहतजाज में शामिल थे, जिन्हें बिखेरना मौजूदा हालात में तो आसान था, इसलिए कि आप पहले ही नफरत का माहौल गरमा चुके थे। उन पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। हमने देखा ना कि मोदी सरकार ने शाहीन बाग मूवमेंट के लोगों को बात करने के लिए भी नहीं बुलाया, जबकि किसानों के साथ वो रवैया नहीं था। वैसे इसके अलावा जो दूसरे हालात चल रहे थे, जैसे लद्दाख में चीन का कब्जा ना छोड़ना हो, या मुल्क की एक लंबे अरसे से उसकी इकोनॉमी का ख़राब चलना हो, महंगाई का तूफान, ये तमाम चीज़ें जो है मोदी सरकार को इसने परेशान कर रखा था। मोदी जी अपने आप को रिफॉर्मर के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही। नोटबंदी, जीएसटी और फिर एसेट्स को सेल कर देना, मुख्तलिफ इकोनॉमिकल लॉसेस का वाला मामला हो, सरकार जो है एक तरह से बिकती जा रही थी, महंगाई का मामला, ये तमाम चीज़ें मीडिया के छुपाने के बाद भी बार बार खुलकर सामने आ रही थी।
इन सब के चलते मोदी जी कोरोना महामारी को गनीमत जानकर इससे फायदा उठाने की भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच फार्म बिल जो आया, किसानों ने उसके अगेंस्ट खड़े होकर नाक में दम कर दिया। वो लॉ सिर्फ अपनी जगह आंदोलन करते किसान जो है अपने आंदोलन करते नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हमने जो मार्गरेट थैचर की मिसाल दी थी, मार्गरेट के साथ किस्सा थोड़ा अलग था। मार्गरेट के साथ इतने सब मसले मौजूद नहीं थे जो आज मोदी सरकार के साथ मौजूद थे। इतनी सारी गलतियां उसके साथ मौजूद नहीं थी जो आज मौजूद थी। यहाँ मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया था जिससे हमारे मुल्क की 60% आबादी पर असर पड़ने वाला था। अन्ना मूवमेंट ज्यादा करीब लगती है, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ये जो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट थी, उसी की तरह किसान आंदोलन ने भी खुद को नॉन पॉलिटिकल प्लेस कर दिया। उन्होंने अपने किसी स्टेज पर किसी सियासी लीडर को आने नहीं दिया, उससे कनेक्ट नहीं होने दिया पोजीशन से। किसानों ने भी अन्ना मूवमेंट की तरह सोशल मीडिया का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया था और किसानों के साथ आम जनता भी काफी तादाद में लोग जुड़ रहे थे, उनके साथ हमदर्दी का एहसास पैदा हो रहा था। बहरहाल यहाँ रिलीजियस इशू नहीं था, इसलिए भी इस चीज का होना मौजूद था। वैसे इन दोनों में कुछ फर्क भी था। यूपीए में मनमोहन जी की खुद की पूरी तरह नहीं चलती थी, यहाँ मोदी जी पर किसी और का बस नहीं चलता। साथ ही सरकार में जितने खुद के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इससे किसी और के साथ की जरूरत उन्हें नहीं है। जितना उनके पास बहुमत मौजूद है, वहां कांग्रेस के पास उतना बड़ा बहुमत मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब किसान जिस तरह से अपना मूवमेंट चला रहे थे, इससे लोगों की हमदर्दी मिलना तय था। किसान जिस तरह सादगी के साथ सड़कों पर जमे हुए थे, लंगर पकाकर सबको खिला रहे थे, मुश्किल मौसमों का मुकाबला कर रहे थे, सरकार के साथ जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, उन मौक़ों पर वो सरकार के खाने की दावत को कबूल करने के बजाय अपना खाना साथ ले जाते हैं और नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। ये तमाम जो उनके रवैये थे, थैचर के साथ ये सब इश्यूज नहीं थे और मनमोहन सरकार के पास इतनी सहूलतें मौजूद नहीं थी, इतना पावर मौजूद नहीं था। लेकिन अभी मोदी जी ने जो फार्म बिल्स वापस लेने की बात कही है, इसके बारे में एक्सपर्ट ने पहले से ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि सरकार बिल्स को वापस लेने की बात कहे, फिर इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे और किसानों को गुमराह करके वक्त हासिल कर ले। लेकिन साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर मोदी सरकार ये रास्ता अपनाती है जो मनमोहन सरकार ने अपनाया था, यानी उन्होंने एक आंदोलन के आगे घुटने टेके थे, तो वो इसके लिए बहुत गलत फैसला हो। अब देखना है कि वाकई ये बिल्स पूरी तरह वापस हो जाते हैं या ये एक चाल है, इसलिए कि इन बिल्स की बिना पर बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो है उनका पैसा लगा हुआ है। या इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो क्या लैंड रिफॉर्म बिल की तरह इसका मामला होगा कि सेंटर लेवल के बजाय अब स्टेट के जरिए इसको घुसाया जाएगा। लेकिन जब इसको अगर उस तरह से घुसाया जाता है तब किसान क्या रिएक्ट करेंगे। वैसे हम ये सब जानते हैं कि फिलहाल किसानों ने अपनी मूवमेंट को खत्म करने की बात नहीं कही, उनका आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उन्हें भी शायद इस बात का एहसास है कि वक्ती तौर पर किसी तरह यूपी और पंजाब के इलेक्शन गुजर जाएं और राज्यसभा का कैलकुलेशन फिर से मैच हो सरकार का और फिर वो दोबारा बिल्स की ये जो वादा था इसको खत्म कर दें, तो किसान तो एक तरह से बेवकूफ़ बन जाएंगे। इसलिए फिलहाल जो है किसानों ने तो अपना आंदोलन कैंसिल करने, रद्द करने का इरादा नहीं किया है, बल्कि कहा है कि वो सेम एंगल पर उसको लेके चलते रहें। अब हमें ये देखना है कि ये जो थैचर के साथ हुआ था कि उसने उस मूवमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी बात को मनवाई और वो आर्यन लाठी कहलाई, और उसके मुकाबले में मनमोहन सरकार ने अन्ना मूवमेंट के आगे अपने हार मानी और नतीजतन जो है वो हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो इन दोनों में से क्या वाकई रेप्लिकेशन मोदी सरकार के साथ होगा या कोई एक नया डायमेंशन निकल कर सामने आएगा। इसी तरह की कुछ चीज़ें हम आपके सामने फिर दोबारा पेश करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।